हेलो स्टूडेंट्स, वीडियो के इस भाग में हम शाहजहाँ का दक्षिण में साम्राज्य विस्तार के बारे में बात करेंगे, या उसे हम शाहजहाँ की दक्षिण नीति के नाम से पुकार सकते हैं। दक्षिण के राज्यों में, जैसा कि मैंने बताया था, अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा इस समय के महत्वपूर्ण राज्य थे। अहमदनगर, जहाँ पे खानेजहाँ लोधी को भी गवर्नर बना के भेजा गया था, जिसने मलिक अंबर के विरुद्ध संघर्ष किया था, और अंततः जहांगीर के शासनकाल में और शाहजहाँ के शासन के प्रारंभ में खानेजहाँ लोधी को दक्षिण का मुग़ल गवर्नर स्थायी रूप से नियुक्त कर दिया गया था। परंतु इन परिस्थितियों का खानेजहाँ लोधी ने फ़ायदा उठाया था और उसने बुरहान निज़ाम को से 30 लाख रुपए ले करके मुग़लों का बालाघाट का जो प्रदेश था वह उसे बेच दिया था। जब शाहजहाँ जब सत्ता को हाथ में लिया तो उसने खानेजहाँ लोधी को गवर्नर तो बना दिया, परंतु साथ ही उसे यह आदेश दिया कि वह उन प्रदेशों को जो कि हाल ही में उसने निज़ाम शाही को सौंपे हैं वे वापस ले ले। खानेजहाँ लोधी ने भरसक कोशिश करी, मगर वह उन प्रदेशों को अपने हाथ में नहीं ले पाया। शाहजहाँ ने उसे दक्षिण के गवर्नर के पद से हटा दिया और मालवा का गवर्नर बना कर के भेज दिया, और दक्षिण में महावत खां के पुत्र खानेजमा को मुग़ल गवर्नर नियुक्त कर दिया। परंतु मुग़ल गवर्नरों की स्थितियां बदलने के बावजूद भी किसी भी प्रकार से दक्षिण में शाहजहाँ को सफलता प्राप्त नहीं हुई। निज़ाम शाह से संधि की बातचीत होती रही और साथ ही साथ उनके विरुद्ध सैनिक टुकड़ियों को भेजने की तैयारियां भी होती रही, परंतु जब तक अहमदनगर के निज़ाम शाही शासक को बीजापुर और गोलकुंडा के शासकों से सहायता प्राप्त होती रही, वह मुग़लों के विरुद्ध कभी भी सरेंडर करने को तैयार नहीं हुआ और न ही मुग़लों को सफलता मिल पाई। खानेजमा को जब दक्षिण का सूबेदार नियुक्त किया तो वह भी कोई सफलता ऐसी प्राप्त नहीं कर पाया, इसलिए उसके पश्चात इबादत खां को दक्षिण का सूबेदार या मुग़ल गवर्नर नियुक्त किया गया। इबादत खां भी निज़ाम शाह के विरुद्ध सैनिक कार्यवाही कर ही रहा था कि खानेजहाँ लोधी ने मालवा में विद्रोह कर दिया। मालवा से विद्रोह करने के पश्चात वह भाग करके अहमदनगर आया और वहाँ अहमदनगर में उसने निज़ाम शाह के साथ में शरण ले ली। इससे शाहजहाँ काफ़ी नाराज़ हो गया। शाहजहाँ को अब यह बात सहन नहीं हुई और उसने अपनी सेनाओं को यह आदेश दिया कि खानेजहाँ के विद्रोह को पूर्ण रूप से दबाया जाए। वह स्वयं बुरहानपुर पहुंचा और अपनी सेना को कई टुकड़ियों में उसने विभाजित कर दिया ताकि शत्रु के विरुद्ध ठीक तरह से कार्रवाई की जा सके और उसे चारों तरफ से घेरा जा सके। उसने इबादत खान को खानेजहाँ लोधी से निपटने के लिए बालाघाट के प्रदेश की ओर भेजा। ख्वाजा अब्दुल हसन को नासिक की ओर भेजा, नासिक तथा संगमेर के इलाकों को लूटने के लिए भेजा, और नसीर खां को पूर्व की ओर से तेलंगाना की ओर भेजा। तत्पश्चात शाहजहाँ ने समझदारी करी और उसने मराठे और निज़ाम शाह के जो स्वामी भक्त अफसर थे उनको खरीदना प्रारंभ कर दिया। उसने धन दे करके खिलोजी, मालोजी, उबाजी राम आदि अनेक निज़ाम शाह के मराठा अफसर जो थे उन्हें अपनी ओर कर लिया। इसी प्रकार से कई मुसलमान जो निज़ाम की सहायता के लिए या निज़ाम के शासन में सहयोग देने के लिए सरदार के रूप में कार्य कर रहे थे, उनमें से आतिश खान, याकूब खान, खुदाबंद खान ने निज़ाम की सेना को
छोड़ दिया और मुग़ल शाही सेना में सम्मिलित हो गए। इससे निज़ाम शाह की कमर टूट गई और निज़ाम शाह के अच्छे अच्छे सेवकों के जाने से उसको यह समझ में आ गया कि वह असफल हो सकता है। इसके पश्चात आज़म खान जो था वह मुग़ल सेना को लेकर के आगे बढ़ा। निज़ाम शाह को हराने के पश्चात निज़ाम शाह को जब हार का सामना करना पड़ा तो उसने खाने जहाँ को अहमदनगर से भगा दिया और घेरूर के दुर्ग पर आज़म खान ने घेरा डाल दिया। दुर्ग के निज़ाम शाह के अमीर सीबी सलीम जो थे उसको उसने दुर्ग समर्पित करने के लिए बाध्य किया। इस प्रकार घेरूर का दुर्ग भी शीघ्र ही मुग़लों ने जीत लिया। घेरूर का दुर्ग जीतने के पश्चात आलम खान ने आदिल शाही सेनापति रनोदला खां को, जो इस समय आदिल शाह के राज्य की सरहद पर निगरानी करने के लिए तैनात किया गया था, उससे बातचीत प्रारंभ करी और उसने यह कहलवाया कि वह निज़ाम शाह को किसी भी प्रकार की सहायता नहीं दे। अभी तक ये बातचीत चल ही रही थी कि आज़म खान को यह पता चला कि बीजापुर के जो दुर्ग अधीक्षक थे खवास खान का रुख निज़ाम शाह की ओर है और वह उसे सैनिक सहायता दे सकता है। आज़म खान ने तुरंत ही परिंदा दुर्ग पर आक्रमण करने की योजना बनाई और उसने सवाई जयसिंह को और मुलनफ़ खान को परिंदा शहर के आसपास के इलाकों को लूटने के लिए भेज दिया। परिंदा के निकट जब मुग़ल सेनाएं पहुंची तो आसपास के इलाकों पर छापा मारना जो प्रारंभ हुआ, उससे निज़ाम शाही सेनापति मुकर्रब खान जो था वह काफ़ी चिंतित हो गया और उसने रंदोला खान को लिखा कि वह अहमदनगर राज्य, जो कि अब पूर्णतः अपने नष्ट होने की कगार पर है, उसको बचाने के लिए वह तुरंत ही अपनी सैनिक सहायता उसे दे। उसने यह भी लिखा कि राज्य के विभिन्न प्रदेश जो हैं वह मुग़लों के हाथ में आ चुके हैं और कई दुर्गों के जो मराठों के अधीन है, जो कि शाजी भोसले के हाथ में आ चुके हैं, वे भी मुग़लों के मित्र हैं और मुग़लों के साथ मिलकर के कार्य कर रहे हैं। दौलताबाद की हालत ख़राब है, कंधार का दुर्ग भी मुग़लों के हाथों में आने का है। इसलिए मुकर्रब खान ने कहा कि यदि परिंदा का दुर्ग भी मुग़ल विजित कर लेते हैं तो निज़ाम शाही शासन पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगा। और मुकर्रब खान को डर था, इसलिए उसने यह चेतावनी भी दी रंदोला खान को कि अगर मुग़ल साम्राज्य में अहमदनगर का राज्य विलीन हो गया तो फिर बीजापुर, रंदोला खान जो बीजापुर का सेनापति था, उसको उसने लिखा कि अगर निज़ाम शाह का राज्य समाप्त हो गया तो मुग़लों को कहीं देर नहीं लगेगी कि वह बीजापुर के राज्य को भी तुरंत ही विजय कर लें। इसलिए ज़रूरी है कि वे रंदोला खान इस समय अहमदनगर की सहायता करें। ये बातचीत जो रंदोला खान और मुकर्रब खान के बीच में हो रही थी, उसकी खबर आज़म खान को लगातार मिल रही थी। बीजापुर के जो इस समय अधीक्षक थे खवास खान ने आदिल खान की ओर से रंदोला खान को यह आदेश दिया कि वह मुकर्रब खान की सहायता ज़रूर से करें। और जैसे ही आज़म खान को यह सूचना मिली कि बीजापुर का शासक मुकर्रब खान की सहायता करने के लिए आगे बढ़ रहा है, तो उसने परिंदा के दुर्ग का घेरा डाल दिया। दुर्ग को विजय करने की काफ़ी चेष्टा होती रही। जब अंदर दुर्ग के लोग सहायता करने किसी भी प्रकार का सामना करने से
थक गए तो उन्होंने मुकर्रब खां को तुरंत ही सहायता के लिए बुलाया। दूसरी ओर मुग़ल सैनिक भी कई बार मराठों से गुरिल्ला युद्ध उनको करना पड़ा था, इससे वे हताश हो चुके थे और वहीं उनकी भी रसद सामग्री ख़त्म होती जा रही थी। अतएव शाहजहाँ से उन्होंने सहायता मांगी। इसी समय में शाहजहाँ से जब उनको किसी प्रकार की कोई सहायता नहीं मिली और निज़ाम शाह और बीजापुर की सेनाओं का दबाव परिंदा के दुर्ग पर बढ़ने लगा और वे इस ओर आगे बढ़ने लगे, तो आज़म खान अपनी सेना को घेरा उठाने का आदेश दिया और वह वहाँ से भाग करके गहरूर पहुँचा। गहरूर पहुँच करके उसने हालांकि वापस से सैनिक कार्यवाही प्रारंभ करी, परंतु आज़म खान को प्रारंभिक जीत नहीं मिली। 7 मई 1631 को जाकर के उसने गहरूर का यह दुर्ग नसीर खान की सहायता से जीत लिया। अभी निज़ाम शाही राज्य में मुग़लों की सैनिक कार्यवाही चल ही रही थी कि निज़ाम शाह के दरबार में एक महत्वपूर्ण क्रांति हुई। इस क्रांति में निज़ाम शाही राज्य के भाग्य का निर्णय हो गया, क्योंकि मुग़लों की निरंतर सफलता से बुरहान निज़ाम शाह घबरा गया था। अपने सेनापति मुकर्रब खां से वह नाराज़ हो गया था और उसको उसकी स्वामी भक्ति पर भी संदेह होने लगा था। इसलिए उसने अपने भाई फतेह खां को पेशवा के पद पे या अपना प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया और मुकर्रब खान को इस पद से हटा दिया। फतेह खान उसका सौतेला भाई था, मगर वह उतना योग्य नहीं था और मुकर्रब खान भी नाराज़ हो गया था और वह मुग़लों के साथ बातचीत करने लगा और उनसे जा कर के मिल गया। जब मुकर्रब खान ने निज़ाम की नौकरी छोड़ दी तो फतेह खान ने अपने हाथों में बागडोर ले ली, परंतु वह इतना वीर नहीं था। उसने शाहजहाँ से सुलह की बातचीत करनी प्रारंभ करी, परंतु शाहजहाँ उसके प्रति, उसकी स्वामी भक्ति के प्रति इतना संतुष्ट नहीं था। अतएव उसने एक प्रस्ताव रखा कि वह अपने मालिक बुरहान निज़ाम शाह की हत्या ही कर दे। फतेह खां तो बुरहान निज़ाम शाह से पहले ही चिढ़ा हुआ था और वह चाहता था कि वे उसके रास्ते से हट जाए। उसने इस समय इस चीज़ का फ़ायदा उठाया और उसने बुरहान निज़ाम शाह को विष देकर के मार डाला और गद्दी पर एक 10 वर्ष के लड़के हुसैन को बैठा दिया। शाहजहाँ ने फतेह खां से कहा कि वह निज़ाम शाह के सब हाथी और आभूषण उसको भेज दे। तब वह यह सब करने में आनाकानी करने लगा। शाहजहाँ ने देखा कि वह डुलमुल नीति अपना रहा है, इसलिए उसने अपने ही सैनिक अधिकारी रुस्तम खां को आदेश दिया कि वह दौलताबाद की ओर कूच करे और दुर्ग का घेरा डाल ले। जब फतेह खां को यह बात पता चली तो उसने अपने पुत्र अब्दुल रसूल को बहुत सारे गहने जवाहरात और उपहारों के साथ में शाहजहाँ के पास में भेजा और उससे माफ़ी भी मांगी। जब शाहजहाँ उसकी तरफ से पूर्णतः संतुष्ट हो गया और फतेह खान ने उसके नाम का खुतबा पढ़ दिया और उसके नाम के सिक्के ढलवाए, तब शाहजहाँ ने उसको अहमदनगर राज्य की बागडोर संभला दी। उधर खानेजहाँ लोधी जो था वह मालवा से विद्रोह करके अहमदनगर आया था और अहमदनगर से भाग रहा था। तब मुग़ल सेना ने उसका पीछा किया और उन्होंने उसका पीछा करने के साथ साथ नासिक, संगमनेर, गहरूर, कंधार इन सब के दुर्गों को भी उसने जीत लिया था।
फतेह खान ने तो उनकी अधीनता स्वीकार ही कर ली थी, साथ ही बरार और बालाघाट घाट का जो प्रदेश थे वह भी मुगलों के हाथ में दे दिए थे। शाहजहाँ ने जिस उद्देश्य से दक्षिण पर आक्रमण किया था वह दक्षिण नीति उसकी अब सफल रही थी और निज़ाम शाह के राज्य को अब वह समाप्त करने में अधीन लाने में सफल हो गया था। परंतु वह पूर्ण रूप से अभी भी निज़ाम शाही राज्य को कब्जे में नहीं ला पाया था, क्योंकि शाहजी भोसले जो उस समय अहमदनगर राज्य के अधीन कार्य कर रहा था, उसने जुनार और उसके आसपास के राज्यों को अपने ही हाथों में ले लिया था और वह मुगलों का घोर विरोधी बन गया था। इस प्रकार से मुगलों को अभी भी यह शांति नहीं मिली थी कि वे दक्षिण के राज्यों को अपने नियंत्रण में पूर्ण रूप से ले चुके हैं। और इसी बीच में बिना शाहजी भोसले को दबाए हुए शाहजहाँ 1632 में बुरहानपुर से पुनः दिल्ली की ओर रवाना हो गया। हालांकि इतिहासकार शाहजहाँ की आलोचना करते हैं कि उसने दक्षिण को छोड़ने की इतनी जल्दबाजी क्यों की, परंतु इसके भी दो कारण हमारे को नज़र आते हैं कि पहला, दक्षिण में भीषण अकाल पड़ा हुआ था जिसकी वजह से उसके सैनिकों को रसद की काफ़ी कठिनाई हो रही थी, और दूसरा, मुमताज़ महल की मृत्यु बुरहानपुर में हो चुकी थी जिसके कारण वह अब बुरहानपुर में रहना नहीं चाहता था और आगरा वापस लौटना चाहता था। बुरहानपुर से लौटने के पहले उसने महावत खां को मुगलों का सेनाध्यक्ष और दक्षिण का सूबेदार नियुक्त किया था और उसके पुत्र खानजमा को यह आदेश दिया था कि वह महावत खां के आने तक उसके कार्य को देखें। इस प्रकार से दक्षिण नीति, शाहजहाँ की दक्षिण नीति भी इतनी सुदृढ़ नहीं रह पाई और अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा राज्य को वह समाप्त नहीं कर पाया, और इसी कारण से आगे चल कर के औरंगजेब का भी अधिकांश समय दक्षिण में ही बीता। थैंक यू।